हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक जो है देखने वाले हैं, यानी कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको जो है हम इस वीडियो में जो है पूरा देखने वाले हैं। ए टू जेड जो है जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट जो है इस वीडियो में जो है क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता है कि हमने जो है पिछले 4-5 दिन से जो है हम लोगों ने जो मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश की है, या मैंने आपसे वादा किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हर सब्जेक्ट के उनको मैं जो है करवा दूंगा अपने इस चैनल में। आपके एग्ज़ाम के पहले तक मैं लगभग कवर करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोगों को पता होगा शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि पेपर 3 पढ़ रहे हैं। तो उसी में जो है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसको आप लोग रट लीजिए क्योंकि ये जो है 100% एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने छत्रपति साहू जी महाराज, लखनऊ यूनिवर्सिटी और प्रयागराज यूनिवर्सिटी की जो पल पल की अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से जो देता रहता हूँ। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि जीन पियाजे थे। जीन पियाजे जो है एक स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे या स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो जन्म है वो 1896 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मृत्यु है वो 1980 ईस्वी में हुई थी। ये जो है स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, यानी कि जो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये एक जीव वैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जो जीन पियाजे हैं वो एक जीव वैज्ञानिक भी थे और एक मनोवैज्ञानिक भी थे। इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। विकासात्मक सिद्धांत इसको भी हम लोग, या तो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको हम लोग विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि इन दो नामों से और भी जाना जाता है। पियाजे ने मुख्यतः जो है बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, यानी कि जो पियाजे साहब है वो बच्चे के जो है मानसिक विकास पर जो है ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किया है। आगे हम लोग चलते हैं। पियाजे जो है बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है पियाजे साहब नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखते थे। पियाजे ने अपना अध्ययन अपने ही 3 संतानों पर प्रेक्षण करते हुए आरंभ किया है, यानी कि जीन पियाजे थे उन्होंने जो मतलब कि ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में अपने ही 3 संतानों यानी अपने ही 3 बेटों के मतलब उस पर ये लोग प्रयोग किया है। यानी कि जो जीन पियाजे साहब थे उन्होंने जो अपने ही 3 संतानों पर जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। इस शुरुआत के क्रम में उन्होंने आगे अन्य बच्चों पर भी अध्ययन किया है, यानी कि इसी क्रम में उन्होंने अपने 3 संतानों पर भी अध्ययन किया और अन्य बच्चों पर भी इन्होंने जो है अध्ययन किया है। तो जो संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए पियाजे ने कहा है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित होता है, यानी कि जो संज्ञान होता है वो प्राणी का वह ज्ञान होता है जिसे वह वातावरण के संपर्क में या फिर पर्यावरण के संपर्क में जो है आने पर वो जो है प्राप्त करता है या फिर अर्जित करता है। यह ज्ञान वातावरण के साथ समायोजन करने में अति आवश्यक होता है। यह जो ज्ञान होता है ये वातावरण या फिर पर्यावरण के साथ जो समायोजन करने के लिए या फिर समावेशन करने के लिए अति आवश्यक होता है। जन्म के समय बालकों में केवल प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं, यानी कि जब भी बच्चा जन्म लेता है उस समय जो है केवल प्राकृतिक क्षमताएं ही होती हैं। आयु एवं परिपक्वता के साथ, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसके संज्ञान प्रक्रियाओं का भी विकास होता है, यानी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी विकास होता है। पियाजे ने जो है प्राणी के संज्ञान को उसकी जन्मजात संरचना एवं अनुभवों की अंतःक्रिया का परिणाम कहा है, यानी कि जिस जीन पियाजे हैं उन्होंने जो प्राणी के संज्ञान को जो है उसकी जन्मजात संरचना एवं अनुभवों की अंतःक्रिया का परिणाम कहा है। संज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास के जो संप्रत्यय होते हैं उसमें जो सबसे पहला नंबर होता है वो अनुकूलन होता है, यानी जिसे हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। जो पियाजे के अनुसार बालकों में जो वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि बच्चे को मतलब जैसे कोई बच्चा है उसके जैसे वो जन्म लेता है, जन्म के बाद वो जो भी वातावरण के साथ सामंजस्य करता है, जो भी तालमेल बिठाता है, वातावरण के साथ जो तालमेल बिठाना ही जो है अनुकूलन होता है। यानी कि वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, वातावरण के अकॉर्डिंग ही चलना जो है अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की दो उपक्रियाएं होती हैं। अनुकूलन की जो दो उपक्रियाएं होती हैं, पहला होता है उसमें आत्मसातकरण होता है और दूसरा समायोजन होता है। तो आत्मसातकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आत्मसातकरण क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि जो भी पहले जो जितना भी ज्ञान होता है उसको जो है नए ज्ञान के साथ जोड़कर कम्बिनेशन बिठाना जो है उसको ही आत्मसातकरण कहलाता है। वही जो है आत्मसातकरण होता है। उसके बाद जो समायोजन होता है वो पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे देखो आत्मसातकरण और समायोजन में क्या अंतर है। आत्मसातकरण क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, और जो पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ पे ध्यान देना कि जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देना आत्मसातकरण है, और पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ उसको जोड़ देना जो है समायोजन कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि साम्य धारण क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। यानी कि जो भी अनुकूलन कॉन्सेप्ट है उसी के मतलब कि जैसे कि वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है, तो वही मतलब कि उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार साम्य धारण भी होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम रखता है। यानी कि इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो साम्य धारण होता है वो जो है आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की कड़ी होती है। इस प्रकार आप लोग समझ लीजिए कि जो साम्य धारण होता है वो आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, या फिर इसके बीच की एक कड़ी होती है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव ना हुआ हो, तो इससे जो है उसमें जो है एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे कोई भी बालक है उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिससे वो जो है पूर्व में कभी भी अनुभव ना किया हो, यानी कि पहले उसको कभी भी ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़ा है, तो वो क्या करता है उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन आ जाता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन या दोनों प्रक्रियाओं करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो मतलब कोई भी उसको अचानक से परिस्थिति में फंस जाता है और वो परिस्थिति ऐसी है कि वो पहले से मतलब कि अपने जीवन काल में कभी भी ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरा है, तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो जो इसको मतलब संतुलित करने के लिए ये समस्या को या फिर ये परिस्थिति को वो क्या करेगा कि आत्मसातकरण या समायोजन या फिर दोनों प्रक्रियाओं को जो है करना प्रारंभ कर देगा। यानी कि आत्मसातकरण का मतलब जो है पूर्व ज्ञान को जो है नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो है, और समायोजन क्या है जो पूर्व ज्ञान को जो है पर्यावरण के साथ परिवर्तित करके जोड़ना जो है वो समायोजन है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि जो संज्ञानात्मक संरचना होती है वो क्या होती है। बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। बालक के मानसिक संगठन, मानसिक क्षमताओं यानी मानसिक जो क्षमताएं होती हैं उनकी, उसी को हम लोग संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अब मानसिक संक्रिया क्या होती है कि जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है
वह मानसिक संक्रियाओं से समस्या है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझता जाता है। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। हाँ, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें जो है एक टॉपिक इसमें ये है, स्कीम्स जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है कि व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न होता है उसको जो है आसानी से दोहराया जा सकता है, वो स्कीम्स कहलाता है। स्कीम्स के अंतर्गत जो व्यवहारों का संगठित पैटर्न होता है उसको जो है आसानी से जो दोहराया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब कापी जो है वर्ग रूटीन के अनुसार बैग में रखता है, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से बैग में रखता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, व्यवहार के सभी संगठित पैटर्न को स्कीम कहा जाता है। यानी कि एक क्रमबद्ध जो है, जैसे कोई भी काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे बालक है स्कूल जाने के लिए वो क्या क्या करता है, सबसे पहले अपनी किताबों को जो है एक क्रम में जो है बैग में रखता है, उसके बाद ड्रेस पहनता है, उसके बाद जूता पहनता है। मतलब इस प्रकार के जो सभी व्यवहार हैं वो संगठित पैटर्न को जो है, इसी संगठित पैटर्न को, इसी क्रमबद्ध पैटर्न को जो है हम लोग स्कीम्स कहते हैं। अब स्कीमा एक होता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा यहाँ पे समझ लीजिए कि बालक के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। यानी कि बालक के दिमाग में जो पहले से कोई भी चीज़ जितना भी स्टोर होती है, जितना भी उपस्थित होती है, उसका जो है उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का मतलब एक प्रकार से योजना समझ लीजिए। जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम लोग एक योजना बनाते हैं, उसे हम लोगों के दिमाग में पहले से वो चीज़ कॉन्सेप्ट रहता है, उसी का हम लोग प्रयोग करके एक योजना बनाते हैं। उसी प्रकार ये स्कीमा एक प्रकार से योजना है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब हम लोग अवस्थाओं के बारे में चलते हैं कि जो पियाजे ने हैं अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं बताई है वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो अवस्थाओं में जो पहला नंबर है हमारा, वो संवेदी पेशी अवस्था होती है, जिसे हम लोग सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जो संवेदी पेशी अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में शिशु का विकास जो है 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि जब भी बालक संवेदी पेशी अवस्था में होता है तो इस समय जो है शिशु जो होता है वो 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे कि इसमें पहला नंबर है कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ये जो है जो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है वो 0 से 30 दिन, यानी कि 1 महीने की जो स्टार्टिंग की अवस्था होती है बच्चे के जन्म की, वो जो है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बालक का चूसना, रोना, अन्य क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं जो भी मतलब जैसे 1 महीने में जो भी बच्चा मतलब शारीरिक क्रियाएं करता है वो सारी क्रियाएं जो है इसी अवस्था में जो है आ जाती हैं। दूसरा है प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो अवस्था होती है वो 1 से 4 माह के बीच की होती है। इस अवस्था में बालक आत्मसातीकरण तथा समंजन करना सीख जाता है। यानी कि जब 1 से 4 माह का बच्चा होता है तो इस अवस्था में जो है आत्मसातीकरण और समंजन करना जो है धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। उसके बाद अगली है हमारी गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था जो होती है वो 4 से 8 माह के बीच की होती है। इस अवस्था में जो है शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है। वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाएं को दोहराता है जो उसे सुनने या करने में रोचक मनोरंजक लगती हैं। यानी कि इस अवस्था जब बच्चा 4 से 8 माह का होता है तो बच्चा क्या करता है कि जैसे उलटने पलट कोई भी उसको मतलब कि खिलौना थमा दीजिए या भी कोई भी वस्तु थमा दीजिए, उसको इधर उधर पटकने लगता है, उसको छूने का प्रयास करने लगता है, यानी कि उस तरफ वो अपना ध्यान आकर्षित करने लगता है। तो ये इस अवस्था में जो है ये सारी क्रियाएं जो है बालक करता है।
उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि जो चौथी अवस्था होती है वो गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था होती है, वो जो 8 से 12 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जो बालक होता है वो बालक के उद्देश्य, उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना जो है प्रारंभ कर देता है। जैसे यदि कोई खिलौना छिपा दिया जाता है तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोजने लगता है। शिशु वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी करने लगता है। माने कहने का मतलब ये है कि जैसे जब 8 से 12 माह का बच्चा होता है, यानी कि 1 साल का बच्चा जो होता है, अगर मान लो उसका जो खिलौना कहीं पे आप लोग छुपा देते हो तो वह खिलौना ढूंढने का प्रयास करता है। वो खिलौना ढूंढने के लिए इधर उधर जो है जो भी रखी वस्तुएं होती है उसको हटाकर उसको ढूंढने का प्रयास करने लगता है। और जो भी वयस्क लोग होते हैं, यानी घर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, वो उनकी जो है एक्टिविटीज़ को उतारने का प्रयास करने लगता है। जो भी वो लोग करते हैं उसी को करने का प्रयास करने लगता है। आगे हम लोग चलते हैं। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो होती है वो 12 से 18 माह के बीच की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों का प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। यानी कि इस जो 12 से 18 माह की अवस्था होती है उसमें बच्चे मतलब बालक जो है वस्तुओं के गुणों का प्रयास करने लगता है, त्रुटि विधि से सीखने का प्रयास करने लगता है। अगला हम लोग देखते हैं जो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था होती है वो 18 से 24 माह के बीच की होती है, यानी 2 साल तक जो भी बच्चा होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी कि जब 18 से 24 महीने का बच्चा होता है वो वस्तुओं के बारे में, कोई भी वस्तु उसको मतलब जैसे मिल गई या दे दिया जाए तो उसके बारे में वो चिंतन करने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ ये हो गई जो है संवेदी पेशी अवस्था, पहला नंबर हो गई। उसके ये जो सब पार्ट हो गए। उसके बाद अगला जो दूसरा नंबर होता है विकास के सिद्धांत में वो जो है होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की होती है। यानी जब बच्चा 2 वर्ष के 7 वर्ष के बीच में होता है तो ये सारी क्रियाएं जो है उसके जीवन पर्यंत जो है चलती हैं। तो यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसे हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था को 2 अवधियों में बांटा गया है। यानी कि जो 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक, उसको जो है 2 स्टेजेज में बांटा गया है। एक होता है प्राक संप्रात्यात्मक अवधि होती है जो 2 से 4 वर्ष के बीच की होती है, और दूसरी जो होती है वो अंतर्दर्शी अवधि होती है, यानी कि 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक खेल के प्रति अत्यधिक रुचि होता है। यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो है बालक खेलने के प्रति जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो है खेलने के प्रति रुचि होती है। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरी अवस्था जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में बालक 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। प्रथम क्रिया के अंतर्गत समाज के प्रमुख बनना चाहता है, प्रमुख बनकर रहना चाहता है। यानी कि बच्चा जो होता है वो पहली बात तो प्रथम जो क्रिया होती है उसमें समाज का प्रमुख बनना चाहता था। उसके बाद दूसरे के अंतर्गत वह वातावरण की अनेक घटनाओं में अपने लिए उपयुक्त घटना चुनकर उसके साथ समायोजित होता है। उसमें तर्क चिंतन करने की क्षमता प्रकट होती है। वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है। किसी कार्य को करने से उसका क्या प्रतिफल होगा ऐसा सोचना चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मतलब कि जब बालक 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो पहले बात तो जैसे कि अपने परिवार में या समाज में वो प्रमुख बनने की कोशिश करने लगता है। और जो है किसी कार्य को मतलब करने में उसका जो है बहुत ही किसी कार्य को करने में उसका जो है रुचि होने लगता है। जैसे कि किसी चीज़ को जो है सोचने लगता है। कोई कार्य करने से पहले वह उस बारे में सोचने लगता है, उसके बारे में चिंतन करने लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था में ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होना शुरू हो जाती हैं।
उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं इसमें जो चौथा नंबर है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये जो है 11 से 15 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला हो जाता है। यानी कि जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें जो बच्चा होता है या फिर किशोर हम लोग कह लीजिए उसको, कि वो चिंता करने में या किसी चीज़ को सोचने में सब मतलब बहुत ज़्यादा लचीलापन उसको दिखाई देने लगता है तथा प्रभावी भी हो जाता है। उसमें जो है चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। यानी कोई भी चीज़ जैसे वो समझ रहा है, चिंतन कर रहा है, तो वो अच्छे ढंग से जो है उसको सोचने विचारने लगता है। अब वे किसी भी अवस्था का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करने में समक्ष हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये रहा जो है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो है इतना हम लोगों ने देखा। यानी कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो है हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा है कि जीन पियाजे का थोड़ा बहुत जीवन परिचय देखा है कि ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इनका जन्म क्या, मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें देखा है। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर उन्होंने मतलब सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद उसकी स्टेटस हमने देखा है। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसमें आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसकी अवस्थाएँ कौन-कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे स्कीमा है। उसके बाद ये अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं जो बताया जीन पियाजे ने, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से जो है देख लिया है। तो आशा करता हूँ जीन पियाजे आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से जस्ट आगे के वीडियो में जो है बात करने वाले हैं लेओ वायोगत्सी का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जो है पूरा A to Z जानने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली ही मैं ऐसे ही एक वीडियो जो है लाता रहूँगा और आपका लगभग सिलेबस जो है, सिलेबस तो नहीं कवर हो सकता लेकिन आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ज़रूर मैं कवर करवा सकता हूँ पेपर के पहले तक। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।